Hello everyone, good morning. Today in this class we will talk about photosynthesis. Photosynthesis क्या है? तो जब हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. सो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो टू वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज फोटो एंड सेकेंड इज सिंथेसिस. फोटो एंड सेकेंड इज क्या है? सिंथेसिस. फर्स्ट इज फोटो एंड सेकेंड इज सिंथेसिस. सो फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स क्या होती है? फोटो मीन्स होती है लाइट. एंड सिंथेसिस मीन्स क्या होती है? सिंथेसिस मीन्स होती है टू बिल्ड, टू बिल्ड अप, टू बिल्ड. इसका मतलब ये होगा कि लाइट के हेल्प से कुछ चीज बन रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बिल्डिंग अप बाय लाइट. कि लाइट के हेल्प से कुछ चीज बन रही है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, कुछ भी चीज बन रही है किसके हेल्प से? लाइट के हेल्प से. क्या बन रही है वो हम आगे देखेंगे. आगे कहाँ देखेंगे? जब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की चर्चा करेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का हमने इंट्रोडक्शन देखा. अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है. तो फोटोसिंथेसिस अभी हमने बोला फोटोसिंथेसिस क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस. ये क्या है? प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स containing chlorophyll green plants containing chlorophyll make food with the help of H2O and CO2. H2O and CO2 कहाँ पे? In the presence of sunlight. क्या देखें हम लोगों ने ये देखा कि ये क्या है? एक प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होती है? ग्रीन प्लांट्स के लीफ में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है. क्या होती है? क्लोरोफिल. उसी के हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से, ठीक है, ये क्या बनाती है? फूड बनाती है. इसमें कौन कौन हेल्प करते हैं? तो H2O हेल्प करते हैं, CO2 हेल्प करते हैं. और किसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस. अब हम लोग इसको हम लोग इसके इक्वेशन को लिखते हैं. ठीक है, तो जब 6 मोल ऑफ CO2 अगर 12 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, 12 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, कब? क्लोरोफिल इसके पास है, क्लोरोफिल इसके पास है और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ O2 एंड और क्या रिलीज होगी? और वाटर बनेगी. और क्या बनेगी? वाटर बनेगी. कितना? 6 मोल वाटर बनेगी. ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिएक्ट करते हैं वापस में, कब? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है C6H12O6. कुछ याद आ रहा है? यस. क्या बना है? ये बना है ग्लूकोज. क्या बना है? ग्लूकोज. ठीक है, और इसके साथ साथ एज अ बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये आती है कि सर ये जो O2 है ये रिलीज हुई. ठीक है, तो ये जो O2 है वो H2O वाले O2 से आया है या CO2 वाले से आया है?
क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो हमें यहाँ भी दिख रही है, ऑक्सीजन तो हमें यहाँ भी दिख रही है और ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, ठीक है। तो आगे वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखेंगे, आगे आने वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये देखेंगे कि जो वाटर टूटती है लाइट के प्रेजेंस में, जो वाटर टूटती है, या आगे में हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो टूट जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये जो ऑक्सीजन है यही आगे जाके रिलीज होती है। ये आने वाले एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चलती है कि ये जो O2 है ये CO2 वाले से नहीं H2O वाले से आती है, ठीक है, इससे बाहर निकलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमारे हेडिंग क्या होगा, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन factors involved in photosynthesis. फैक्टर्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे। तो यहाँ हमने देखा कि पहला फैक्टर हमारा क्या था, पहला फैक्टर हमारा था CO2, कौन सा इन्वॉल्व था, CO2। दूसरा हमें ये क्या था हमारा H2O, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारा क्या था H2O। तीसरा फैक्टर हमारा क्या था क्लोरोफिल। चौथा फैक्टर हमारा क्या था सनलाइट। कि ये चार चीजें होती है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग एक एक फैक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ओके। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सनलाइट। तो हम लोग सबसे पहले सनलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है सनलाइट। सनलाइट क्या मतलब हुआ सनलाइट। सनलाइट कहां से आती है, तो सन से आती है, सूर्य से आती है, ठीक है। तो सूर्य से जब सन आती है, सॉरी लाइट आती है, तो पृथ्वी पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सन से। इसी के लिए सन को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब है कि सनलाइट से तो बहुत सारे एनर्जी और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वो आते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो रेडियो वेव से लेके अल्ट्रावायलेट रे से, विजिबल रे से लेके बहुत सारे वेव्स आते हैं। तो कौन सा एक्चुअल में कौन सा होता है जो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं क्या VI, जो विजिबल रीजन या विजिबल वाली जो लाइट होती है, प्लांट्स जो है उसको फॉर द फोटोसिंथेसिस यूज करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बना के भी देखें, ठीक है, तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले क्या आता है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है रेडियो वेव। क्या आता है रेडियो वेव, रेडियो वेव। दूसरा क्या आता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट UV। फिर क्या आता है IR। फिर क्या आता है हमारा IR, ठीक है, सॉरी IR से पहले IR यहाँ पे आती है, उससे पहले क्या आती है, उससे पहले आती है विजिबल लाइट, ठीक है। उससे पहले क्या आती है VI इसको। फिर क्या आती है इंफ्रारेड, उसके बाद क्या आती है एक्स-रे, ये क्या है एक्स-रे। और फिर इधर क्या आ गया कॉस्मिक वेव, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो अब बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, तो जो विजिबल रेंज की जो लाइट होती है, जो विजिबल रेंज की जो लाइट होती है, जो विजिबल रेंज की जो लाइट होती है,
वो यहाँ यूज करते हैं। इसका जो लेंथ होती है ये कितना होती है, ये कितना होती है, ये होती है 380 to 780 नैनोमीटर। ये कितना होती है 380 to 780 नैनोमीटर। जो प्लांट्स होते हैं वो इसी को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बात आती है, मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आती है कि इसी को क्यों और इतना सारा इसको क्यों नहीं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट पूरे दिन एक्टिवेट नहीं होता कि पूरे दिन उसको फुल एनर्जी है जिससे वो पढ़े। तो इसी तरह जो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इसी लाइट पे, इसी रेंज पे वो क्या होते हैं, इसी लाइट के रेंज पे क्या होते हैं, वो एक्टिवेट रहते हैं। ठीक है, वो इसी रेंज की लाइट पे एक्टिवेट रहते हैं, इसीलिए इसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कि सनलाइट, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है, सन पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फिर है कि जो सनलाइट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए 380 to 780 नैनोमीटर इसी रेंज को यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, पहला हमारा वो हो गया था, सेकेंड हम लोग अब क्या देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, CO2। ठीक है, तो जो CO2 होती है वो कहां से मिलती है, तो CO2 का एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, अब जैसे प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो CO2 को कहां से लेते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, क्या लिख सकते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो क्या करते हैं, वो CO2 को कहां से लेते हैं, जो लीव्स में, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसमें एक स्मॉल पोर होता है, क्या होता है, पोर, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और उसी स्टोमेटा से ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो CO2 है उससे उसको ये अंदर लेते हैं। ठीक है, अब बात आता है स्टोमेटा किस चीज में हेल्प करती है, तो स्टोमेटा क्या है, तो सबसे पहले स्टोमेटा ये लीफ है, तो लीफ के जो सरफेस पे क्या होती है, स्मॉल पोर्स होते हैं, होल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प्स इन किसमें हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कौन सा गैस, तो क्या अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में कि जो फोटोसिंथेसिस होती है तो एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट होती है ऑक्सीजन, जो क्या होती है, रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो इसी स्टोमेटा से बाहर निकलती है और उसी स्टोमेटा से क्या होती है, CO2 भी अंदर जाती है। क्या और इसका कोई रोल है, यस, जब ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्लांट्स के वो कहाँ जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, तो वो भी किसके हेल्प से जाते हैं, वो भी इसी स्टोमेटा के ओपनिंग के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं। अब स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, यस, तो स्टोमेटा के, अगर हम स्टोमेटा के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके दोनों साइड क्या लगी होती है, गार्ड सेल, उसको जो गार्ड करती है वही इसको रेगुलेट करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारा हो गया। तीसरा फैक्टर हमारा क्या है, पहला फैक्टर क्या था, सनलाइट, दूसरा CO2, तीसरा हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्या है, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट मोस्टली इन लीव्स। क्या मतलब है इसका, मोस्टली इन लीव्स, क्या मतलब कि ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये
पत्तों में पाए जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पत्तों में पाए जाते हैं? तो नहीं। अब एग्जांपल देते हैं कि पहले देखिए क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो उसमें से एक है कौन सा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट, जो कहाँ होते हैं? जो होते हैं प्लांट्स के लीव्स में, ठीक है। मोस्टली या जनरली लीव्स में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये स्टेम में भी होते हैं, कुछ कुछ केसेस में ये रूट में होते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं जेरोफाइटिक प्लांट, जो प्लांट्स डेजर्ट में उगते हैं, ठीक है। तो उनका जो लीव्स होता है वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने के कारण, ऐसे उनके पास पानी की कमी है और लीव्स होगी तो और ज़्यादा पानी कहाँ होगा? उड़ जाएंगे, तो प्लांट्स क्या होगा? मर जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को जिंदा रहने के लिए जो उसके लीव्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं? झड़ जाती है, या तो वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें? स्टेम्स में, या कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं अगर उनके पास लीव्स नहीं है तो इसीलिए ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो सिर्फ लीव्स में नहीं, कुछ कुछ कहाँ पे? स्टेम में या तो रूट में, ऐसे जगह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है कि ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट होती है वहाँ, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ प्लांट में सिर्फ ग्रीन पिगमेंट्स होती है? तो नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? बिसाइड दिस, इसके अलावा, बिसाइड दिस some other pigments are also present. Some other pigments are also present. ठीक है, some other pigments are also present. पहला इसका हम लोग पहला किसकी बात करें? अदर पिग कुछ और पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं कैरोटीन की। पहला हम लोग क्या बात करते हैं? कैरोटीन की, ठीक है। कैरोटीन क्या है? तो कैरोटीन एक पिगमेंट है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरोफिल क्या थी? एक पिगमेंट थी, इसी तरह कैरोटीन भी पिगमेंट है। क्लोरोफिल का कलर कैसा था? तो बोलते हैं ग्रीन थी। तो इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर कैसा होगा बताओ सभी? इसका कलर होगा ऑरेंज। इसका कलर होगा ऑरेंज कलर। कहाँ मिलेगी ये? जैसे कोई लीव्स में मिल रही है, ये कहाँ मिलेगी? ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी कैरोटीन। कहाँ मिलेगी? कैरोटीन, ठीक है। एक पिगमेंट हो गया अदर। और क्या होते हैं? एक दो और पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ज़ैंथोफिल। क्या बोलते हैं? ज़ैंथो। क्या है ज़ैंथोफिल? ज़ैंथोफिल भी क्या है? पिगमेंट है। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा ऑरेंज येलो। इसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज येलो, ठीक है। कहाँ मिलेंगे ये? एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे मेज में। कहाँ मिलेंगे? ये मेज में, ठीक है। दो हो गया। एक और के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस कहाँ मिलेंगे? ये फाइकोबिलेंस सबसे पहले इसका कलर कैसा होता है? तो ये अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। जैसे क्या क्या? कभी कभी ये रेड होते हैं, कभी वॉलेट होते हैं। क्या? रेड हो गया, वॉलेट हो गया, ये ऐसे कलर में हो सकते हैं। कहाँ मिलेंगे ये? एग्जांपल्स की बात करें तो कहाँ मिलेंगे ये? तो ये मिलेंगे बीजीए में, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये है क्या? ये एक बैक्टीरिया है। नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन, लेकिन ये एल्गी किसी भी कीमत पे नहीं है। इसका ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ठीक है, जो मोनेरा ग्रुप का है, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी नहीं है, क्या है? बैक्टीरिया है। यहाँ तक हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो तीन हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने हमने सनलाइट को देख लिया, हमने CO2 को देख लिया, हमने
क्लोरोफिल को देख लिया। अब हमारे एक और फैक्टर बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वाटर्स, या तो क्या बोलेंगे H2O। ठीक है, तो चौथा फैक्टर हमारा क्या है, चौथा फैक्टर हमारा वाटर। वाटर जिसको H2O बोलते हैं। ठीक है, जो हमने इक्वेशन में लिखा। तो वाटर्स कहाँ से आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो तो वाटर, वो तो पानी में रहते ही हैं, तो वो वहाँ से यूज कर लेंगे वाटर। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो लैंड में धंसे होते हैं। ठीक है, उसके जो रूट्स होते हैं वो लैंड में धंसे होते हैं। तो वही जो लैंड में जो अंदर होती है रूट्स, वही क्या करती है, वही जो होती है वो पानी वहाँ से निकालती है और वो ऊपर भेजती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर किसके द्वारा, बाय द रूट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। क्या होती है अभी देखते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स है वो क्या करते हैं, वहां से पानी को होकर, अब जमीन में तो बहुत सारा पानी हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, कि ये है क्या, लैंड, इसके नीचे, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये रूट। ठीक है, तो ये जमीन के अंदर है, तो यहाँ जो वाटर होगा, वाटर यहाँ क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और यही 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा। तो जो ऑस्मोसिस क्या बोलती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा से कहाँ होगा, कम की तरफ जाएगा, और यहाँ एक पुल लगती है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल पुल। ठीक है, तो ये एक बल है, एक फोर्स टाइप कुछ लगती है जो इसको क्या करती है, वाटर को ऊपर खींच लेती है, इसको जो जाइलम होती है इसको ऊपर खींच के बाकी सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, ऑस्मोसिस, जो कि 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चारों फैक्टर्स हो गए इसमें। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात करेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है। ठीक है, कि एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो जो एक्चुअल साइट होता है फोटोसिंथेसिस के वो क्या होते हैं, होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखेंगे, एक्चुअल साइट, एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Actual site of photosynthesis is chloroplast. कहाँ होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब सर ये क्लोरोप्लास्ट समझ नहीं आया कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग सेल्स पढ़ रहे थे 9th क्लास में, सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग प्लांट सेल की जब ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे तो वहाँ क्या था, प्लास्टिड। और हमने बात किया था कि प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिपोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट वही है। फिर भी अगर बात करें इसके एक्चुअल साइट में, ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिखता है वो क्या दिखता है, वो दिखता है लीफ। क्या दिखता है, लीफ। लीफ में क्या होती है, मेसोफिल सेल। क्या होती है, मेसोफिल सेल। लीव्स को हमने देखा, लीव्स के अंदर क्या होती है, लीव्स के अंदर होती है मेसोफिल सेल या मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर होती है पेरेन्काइमा, या तो वो स्पॉन्जी होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। उसमें क्या होती है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। उसी के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट।
के अंदर क्या होती है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के अंदर क्या होती है, इसी के अंदर होती है क्लोरोफिल। तो अब समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट कहां से आते हैं। और तरीका से अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्लास्टिड्स are of 3 types. ठीक है, प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला कौन, एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, हाँ ओके। तो सबसे पहला क्या था हमारा क्लोरोप्लास्ट। पहला हम क्या लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या पहला क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, 3 हमने देख लिया। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अभी हमने पीछे भी देखा क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है क्लोरोफिल होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होती है कि ये कंटेन ग्रीन पिगमेंट, कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ये क्या करते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं इसमें, पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर नंबर की बात करें इसकी, अगर नंबर की बात करें, ठीक है, अगर नंबर की बात करें इसकी कि कितना होते हैं, तो जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हम बात करें इसकी सिंपल प्लांट्स की, इसमें ये जो नंबर है ये कितने होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 होगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट, जितना खाने की जरूरत है उतना ही ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस अगर किसी की खाने की जरूरत कम है तो कम करेगा, तो कम के लिए कितना चाहिए, 1 या 2 मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट की, हायर प्लांट्स, अच्छा सिंपल प्लांट्स की बात करें एल्गीज की, जो एल्गी होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं, हम जनरली उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी, तो उसमें क्या होती है 1 और 2 होती है। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में इनकी जो नंबर होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी नंबर जो होती है वो ज्यादा होती है, और ये कितनी होती है 40 to 100%, 40 to 100%। ठीक है, ये क्या होगा, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया, हम लोग क्या देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो उसका क्या काम था, फोटोसिंथेसिस का। लेकिन इसका क्या काम है, अभी हमने बात किया कि कुछ अलग कलर्स होते हैं, जैसे उसमें कौन सा कलर था, ग्रीन कलर। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इसके कलर थोड़े अलग होते हैं। कौन कौन से, वो सब हमने अभी पीछे बात कर लिया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, कलर्स अदर देन, कलर्स अदर देन ग्रीन। ग्रीन कलर के अलावा का कोई पिगमेंट है उसमें, तो वो क्या होंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नॉट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कहाँ, एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे क्या लिख सकते
सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो टोमेटोज होते हैं, टोमेटो होते हैं, ये स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में ग्रीन होते हैं, दैट मींस इसमें क्लोरोफिल है, लेकिन ये जो ग्रीन होंगे फिर ये किसमें बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं ग्रीन से रेड में, दैट मींस क्या होगा, अब इसमें कौन सा पिगमेंट आ गया, इसमें रेड वाला पिगमेंट आ गया, दैट मींस क्रोमोप्लास्ट का पिगमेंट आ गया। ठीक है, हाँ तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो टोमेटोज हैं इनके स्टार्टिंग में कलर कैसा होता है, ये होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन से ये किसमें बदल जा रही है, रेड में, दैट मींस क्या हुआ कि इसमें जो क्लोरोफिल थी वो खत्म हो गया। ठीक है, वो डीजेनरेट हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, दैट मींस हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसीलिए इसका कलर सेम किसमें होता है, जो चिलीज होते हैं, जो मिर्च होते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में ग्रीन होती है, फिर इसको छोड़ के कुछ दिन बाद वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोप्लास्ट। एक और टाइप क्या होती है, ये दो हो गई, एक और टाइप क्या होती है, तीसरा टाइप, सॉरी क्या होती है तीसरा, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या होती है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होती है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, तो ये होती है व्हाइट इन कलर, कैसा होता है, व्हाइट इन, व्हाइट इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कहाँ मिलेंगे, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट में मिलेंगे। अंडरग्राउंड पार्ट का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रूट्स में ज्यादा मिलेगा। काम क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, तो काम क्या होगा, तो ये हेल्प करता है किसमें, स्टोरेज में, हेल्प्स इन स्टोरेज। क्या करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। किस चीज का स्टोरेज करता है, किस चीज का करेगा, तो ऑयल्स, किसका स्टोरेज करेगा, ऑयल्स, स्टार्च। ठीक है, ये इन सब का स्टोरेज करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ होती है। इसका हम लोग जो क्लोरोप्लास्ट है इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद एक एक चीज को समझेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, हाँ तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट में ये जो बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और इस पूरे स्टैक को बात करें, पूरे सबको जोड़कर बात करें, सारे थाइलाकॉइड, ये ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेना। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड है, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, जब सनलाइट जो होती है, सनलाइट जब यहाँ पड़ती है, ये वाटर हो गया, और ये सनलाइट जब इस पे गिरती है, ठीक है, ये सनलाइट इस पे आ गई, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहाँ से आई, रूट से आ गई प्लांट के पास। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल होती है, जब आती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रिएक्शन। क्या होती है, यहाँ पे होती है रिएक्शन। इसी को हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन सा मैकेनिज्म है, एक एक करके हम सबको समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि जब यहाँ सनलाइट इस पे आई तो H2O क्या होगा, H2O को जो वो टूट गया। ठीक है, H2O जो होता है वो टूट जाती है। अगर ये H2O है तो ये टूट गया किसमें, H2 प्लस O2 में। तो यही जो ऑक्सीजन है, यही जो ऑक्सीजन है
ये कहाँ निकल गई, ये निकल गई इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई। अब ये क्या बचा, ये बचा H2 तो निकल गई। अब ये क्या बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होगा, ये आगे हम लोग देखेंगे कि ये रिडक्शन में हेल्प करेगा। रिडक्शन क्या होती है वो भी हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगी, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन निकल गई। अब ये हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया, ठीक है, H2। तो ये H2 आगे जाएगी कहाँ पे, आगे जाएगी केल्विन साइकिल में, जो करेगी डार्क रिएक्शन, जो डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये डार्क रिएक्शन क्या है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दो फेज में होती है, दो टाइप्स में नहीं, दो फेज में। फेज 1 को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन एंड फेज 2 को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डार्क जो है वो अंधेरे में होगी या रात में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है। ये किस पे डिपेंड होते हैं, जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसी पे डिपेंडेंट होती है डार्क रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रात में होगी या लाइट के एब्सेंस, ये लाइट के एब्सेंस में होती है या बिना लाइट के होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये जब H2 जो आगे आएगी तो ये क्या बनाएगी, इन लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन, ATP एंड NADPH, ठीक है। कैसे बनते हैं हम बात करेंगे, ATP एंड NADPH, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये फिर आगे जाते हैं कहाँ पे, ठीक है, ये हो गया ग्रेना, और ये जो खाली स्पेस बचा है ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो खाली स्पेस बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो जो डार्क रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, और जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, थैलाकॉइड या तो पूरे के पूरे तो ग्रेना में, ठीक है। ग्रेना या थैलाकॉइड ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे, उससे क्या होंगे, डार्क रिएक्शन होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। सॉरी तो हम लोग क्या देख रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन, फिर पढ़ते हैं डार्क। वो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये दो फेज में होती है, फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल कब बोलते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या हम लोग बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको खोजा था किसने, इसको खोजा था रॉबर्ट हिल ने, डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था, रॉबर्ट हिल ने। इसी के लिए इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसका डिस्कवरी किया था सर रॉबर्ट हिल ने, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन। कहाँ होगी ये, कहाँ होगी, साइट क्या होगी इसकी, साइट अभी हम लोगों ने देखा था कि कहाँ हो रही थी, ये हो रही थी ग्रेना में या तो थैलाकॉइड में, तो क्या बोलेंगे, ग्रेना।
कहाँ हो रही थी? ग्रेना में। ग्रेना कहाँ प्रेजेंट थी? तो क्लोरोप्लास्ट में। तो क्या बोल सकते हैं? ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में हो रही थी, ठीक है। ये उसका साइट हो गया। रॉ मटेरियल क्या, कुछ रिएक्शन के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो उसका रॉ मटेरियल क्या था? हम लोगों ने उसके इक्वेशन पे चर्चा किया था। तो इसीलिए इसका जो लाइट रिएक्शन हो रही है, इसका रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे? रॉ मटेरियल कौन कौन होंगे? व्हाट आर द रॉ मटेरियल? तो किसका किसका होना जरूरी है? तो लाइट रिएक्शन है तो लाइट का होना तो जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है। और किसका जरूरी है होना जरूरी है? H2O। क्यों? देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि इसका साइट क्या है। तो साइट में हम लोगों ने क्या लिखा? साइट में हम लोगों ने क्या लिखा? ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ देखते हैं ये कहाँ हो रही है? ये तो लाइट रिएक्शन है तो इसमें हो रही है। ये तो स्ट्रोमा, ये ग्रेना है तो इसी में हो रही है। तो इसके साइट का है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके अंदर का ग्रेना हो गया, ठीक है। और रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? सनलाइट। और क्या चाहिए? H2O। यही दो चीज तो चाहिए ना। हम सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन की बात करें, हम पूरी फोटोसिंथेसिस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइट रिएक्शन का। तो सनलाइट एंड H2O ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल, ठीक है। दोनों चीज हम क्लियर। तो ये हो गया हमारा साइट, कहाँ होगी? ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में। एंड ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब इसको कोई रेगुलेट करेगा? यस, कोई है जो इसको रेगुलेट करेगा। हर कोई को कोई ना कोई रेगुलेट करता है, तो इसको भी कोई ना कोई रेगुलेट करेगा। कौन करेगा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब बोलेंगे कैसे? तो हो तो रहा है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो जितना ज्यादा क्लोरोफिल रहेगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, जितना कम रहेगा उतना कम होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये इसको रेगुलेट करता है। अब जो लाइट रिएक्शन होते हैं ये 3 बेसिक स्टेप्स में पूरा होते हैं, या ये बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। ये थोड़ी बोर्ड की प्रॉब्लम है, कलर अलग अलग हो जा रही है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स में, हम 3 बेसिक स्टेप्स। सबसे पहला क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट बोलिए, सबसे पहला क्या होगी? सबसे पहला होगी फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। पहला क्या होगी? फोटो एक्साइटेशन, क्या होगी? फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला होगा फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? फोटो मींस क्या होता है? फोटो मींस होता है लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो सनलाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। जैसे ही सनलाइट आते हैं तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। जैसे उस पर लाइट आती है, उसको एनर्जी मिलती है, वो चार्ज हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? ऐसे पहले वो क्या होते हैं? ऐसे नीचे बैठे होते हैं। जैसे इस पे क्या हुई? लाइट आई, तो जैसे इस पे लाइट गिरी तो ये क्या हुआ? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज होते हैं, और चार्ज होते हुए क्या होते हैं? ऊपर ऐसे करके उठते जाते हैं। 11th क्लास में जब हम फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करेंगे तो वहाँ प्रॉपर डायग्राम के साथ समझेंगे। अभी हम यहाँ बस ये देखेंगे कि जैसे ही लाइट आई तो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए? चार्ज हो गए, और चार्ज होते गए जैसे ये हायर एनर्जी लेवल में दैट में ये अपने से ऊपर उठते गए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसमें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन सनलाइट, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन क्लोरोफिल, या तो ऐसे लिख सकते हैं व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिसीव सनलाइट, व्हेन
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल receive sunlight जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट रिसीव करता है तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज होके क्या होता है, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बिकम एक्साइटेड टू, देन बिकम excited to the higher energy level, ठीक है, कि जो अपने से जैसे यहाँ है और ये ऐसे करके उठते उठते ऊपर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा फोटोलाइसिस, जिसको हम लोग वहां पे देखे थे। क्या होगा दूसरा स्टेप होगा फोटोलाइसिस। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्या है फोटोलाइसिस। ठीक है, दो वर्ड है, पहला क्या है फोटो मीन्स क्या होती है, फोटो मीन्स होती है लाइट, एंड क्या है लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। फोटो मीन्स क्या होता है लाइट, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो क्या लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। लाइट रिएक्शन ये हो रही थी, ब्रेक डाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ तो ब्रेक डाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या होती है कि जो H2O का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जब हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखे थे तो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जब H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या होते हैं, जब सनलाइट आते हैं तो ये हमने देखा था कि H2 and O2 में ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो यही चीज को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, कि ब्रेकडाउन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब होगा, हाँ ठीक है, इसका यही मतलब होगा कि जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो H+ और O2 में ये टूट जाते हैं, और ये O2 क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये O2 क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में कैसे रिलीज हुआ कि ये जो O2 है ये क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं सांस के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट O2 इज रिलीज। ठीक है, उसके बाद ये जो O2 है ये तो रिलीज हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, H+ आयन। ये जो H+ आयन है ये क्या होंगे, ये यूज होंगे किसमें, रिडक्शन ऑफ NADP। ठीक है, NADP के रिडक्शन में यूज होंगे। अब ये NADP के रिडक्शन क्या है, रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन का कहीं पे एडिशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, दोनों का काम हो गया कि O2 भी समझ में आ गया कि कहाँ गया सो, और H2 भी समझ में आ गया कहाँ गया सो। ठीक है, तो H2 कहाँ गया, तो NADP के रिडक्शन में यूज होगी। अब ये बात आई कि ये रिडक्शन ऑफ और NADP क्या है। तो ये सब चीजें जो है ये हम लोग जब 11th क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, जब फोटो सिस्टम 1 और 2 की बात करते हैं, वहां पे हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि कौन सा ATP बनने में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 2 स्टेप्स हमने देख लिया, 3 बेसिक स्टेप्स के बारे में हमने बात किया था, तो 2 हमने देख लिया। अब हम लोग तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप्स क्या है, तीसरा फोटो फॉस्फो। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे
तीसरा क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बनती है, इसमें बनती है एटीपी, जो फर्दर प्रोसेस के लिए यूज होती है। इससे पहले हम एक चीज देखते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, सॉरी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ये हमारा क्वेश्चन ये थी, ये हमारा क्वेश्चन ये थी कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा था, ये ऑक्सीजन CO2 से आ रही थी या H2O से आ रही थी। ठीक है, वहां पे हमें कंफ्यूजन थी कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रही है या तो वाटर से आ रही है या CO2 से आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके पास भी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके पास भी। लेकिन अब हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, अब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि वो जो वाटर का, सॉरी वो जो H2O का मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो किससे थी, ना कि CO2 से, वो किससे थी, H2O से। वाटर में जो फोटोलाइसिस में जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है H2O और O2 में, तो ये जो O2 है ये रिलीज होता है, ना कि CO2 वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आता है तीसरा स्टेप, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या बनती है, एटीपी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस एटीपी आर फॉर्म, एटीपी आर प्रोड्यूस। ठीक है, एटीपी कैसे बनती है, तो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में क्या होती है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, और क्या, मैग्नीशियम आयन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब कंबाइन होती है, ठीक है, जब मैग्नीशियम आयन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होती है तो ये क्या बनती है, तो एटीपी बनती है। ठीक है, एटीपी इज फॉर्म। ठीक है, तब क्या बनती है, तब बनती है एटीपी। क्या कहने का मतलब होगा, कहने का मतलब ये होगा कि पहले से हमारे पास क्या था, पहले से हमारे पास था एडीपी था पहले से। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये क्या होगा, कंबाइन हो गया और अब हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया एटीपी। ठीक है, तो यहां से क्या बन गई, एटीपी बन गई। अब ये जो एटीपी है और एनएडीपी है जो हम पीछे देखे थे, ये फर्दर यूज होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन क्या है, तो डार्क रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको डिस्कवरी कौन किया, डिस्कवरी कौन किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर किया था इसको, तो मेल्विन कैल्विन। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, केल्विन साइकिल के नाम से। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कैल्विन, मेल्विन कैल्विन। ठीक है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से, केल्विन साइकिल के नाम से। ठीक है, होती कहां है, साइट क्या है, वहां पे हमने साइट देखा था। ठीक है, तो ये कहां होती है, तो हम लोग देख लेते हैं, हां कहां होती है, ये तो लाइट रिएक्शन यहां हुई। ठीक है, किसमें, थायराइड हो रही है, ग्रेना में। लेकिन ये जो है पूरा एरिया क्या है, पूरा एरिया है स्ट्रोमा का। केल्विन साइकिल कहां हो रही है, डार्क रिएक्शन कहां हो रही है, ये हो रही है स्ट्रोमा में। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, जस्ट सेकंड गाइस, हां क्या बोल सकते हैं कि डिस्कवर्ड बाय कैल्विन। तो इसलिए इसका साइट क्या है, साइट होगा क्या, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वहां रॉ मटेरियल थी लाइट रिएक्शन में भी, तो इसका क्या रॉ मटेरियल होगी, तो रॉ मटेरियल जो लाइट रिएक्शन में जो बनी है चीज वही इसका क्या होगी, इसका रॉ मटेरियल होगी। तो कौन कौन, CO2, क्या क्या बनी थी, NADPH, क्या क्या थी, CO2 NADPH, और क्या थी, NADPH2, और क्या थी, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्या थी, ATP। ठीक है, ATP एंड कुछ एंजाइम्स भी, कुछ एंजाइम्स भी यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये साइड भी हो गई और रॉ मटेरियल भी हो गई। तो ये यहां से क्या करेगा, ये यहां से करेगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कैसे होती है ये हमने बता दिया। जैसे लाइट रिएक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा था, जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल थे वो लाइट रिएक्शन को रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहां कौन रेगुलेट करेगा, यहां डार्क रिएक्शन को कौन रेगुलेट करेगा, रेगुलेटेड बाय अनरेगुलेटेड करेगा रॉ मटेरियल ऑफ लाइट रिएक्शन, रॉ मटेरियल ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन का रॉ मटेरियल कौन कौन है, CO2 हो गया, NADPH हो गया, ATP हो गया, कुछ एंजाइम्स है, ये सारे इसको रेगुलेट करेंगे। क्या कहने का मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा अमाउंट में ये सब होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही अच्छे से, उतना ही स्मूथ प्रोसेस में डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बने थे, डार्क रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बने, उसका रॉ मटेरियल क्या था, इसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका डिस्कवरी किसने की थी, इसका डिस्कवरी किसने। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।